हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी सुंदर होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीबीपी के अंतर्गत सी टेट की पीवाईक्यू की, जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन पे बात कर ली है, सॉल्व कर लिया है। आज उसका पार्ट 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाध निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा उत्पन्न करता है। अर्थात ऐसा कौन सा कारक है जो दृष्टिबाधित अर्थात जो ब्लाइंड आपके स्टूडेंट हैं उनको कक्षा में पार्टिसिपेट करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो आपका पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन की, जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे मान लीजिए सीडी है, उसमें आपने कुछ चीज़ें बोल के रखी हैं जो आप टीच कर रहे हैं, तो उसको समस्या नहीं होगी क्योंकि वो सुन लेगा, क्योंकि वो देख नहीं पाएगा लेकिन सुन तो पाता है, तो ये उसको बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। दूसरा आपका है उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र। अर्थात ऐसे रेखाचित्र, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो उभरी हुई हैं, जिसको वो स्पर्श करके समझ पाए, तो ये भी उसको बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। चौथा आपका है ग्राफिक सामग्री और स्पर्शनीय तरीके। अर्थात ग्राफिक जो हों जो स्पर्श करके समझ में आ पाए, तो ये भी उसको बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो उसको बाधा उत्पन्न क्या करेंगे, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स। अर्थात कोई पाठ्य पुस्तक है जो प्रिंटेड है पर वो उभरी हुई रेखा में नहीं है, तो वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये उसको बाधा उत्पन्न करेगी, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देन उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये हमने आपको टीच किया था मोरल डायलेमा विधि। ठीक है, आई होप कि आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो में देख लीजिए। ठीक है, तो ये आगे बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अन्य क्रियाओं की समालोचना करना कि वो कैसे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, जबकि प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, खेल के मैदान में अवलोकन नहीं होगा, और आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका 18 है। ये बोलता है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो जो रचनावादी शिक्षण है वो विद्यार्थियों को किस ओर ले जाता है, तो वो ले जाता है डिस्कवरी लर्निंग की तरफ। ठीक है, अर्थहीन लर्निंग नहीं, रोट लर्निंग नहीं, और आपको गणशील लर्निंग नहीं, ये तीनों नहीं, बल्कि आपका जाएगा खोज आधारित लर्निंग की तरफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये बोलता है कि पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। अर्थात कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डिसलेक्सिया डिसऑर्डर से जूझ रहा है, तो उसको आप पढ़ना कैसे सिखाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उच्च ग्रेड स्तर पर पठन ग्रंथ प्रदान करके कि आप उसको प्रोवाइड करेंगे हाई ग्रेड लेवल रीडिंग टेक्स्ट बुक। ठीक है, या फिर आप उसको लंबे लंबे और जटिल जटिल गद्यांश देकर, एक तो उसको पढ़ने खुद नहीं आ रहा है, आप उसके बाद आप उसको लंबे लंबे दे दें, तो उससे होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। फिर क्या है कि अनुकूलन की अनुबंधन विधि के माध्यम से कि आप उसको थ्रू एसोसिएटेड मेथड कंडीशन कराएंगे कि चलो अगर तुम इसको पढ़ लोगे तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, मैं तुमको पैसे दूंगा, या फिर ऐसे करके आप कंडीशनिंग कराएंगे, तो ये भी आप नहीं होगा। जबकि आप क्या कराएंगे कि व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से आप उसको अच्छे से क्या होगा, सिस्टमेटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो चीज़ों को समझ पाए, जहाँ वो फंस रहा है उसको बार बार आप उसको बुलवाने की कोशिश करेंगे, कुछ समझाएंगे कि ये अक्षर ऐसे है, ताकि वो अक्षरों के बीच को पेयर को समझ सके। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये बोलते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है। ये आपका जुड़ा है स्किनर से, तो ये तो होगा नहीं।
ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ये भी जो जुड़ा है वो आपका जुड़ा है स्किनर से, तो ये भी होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है पाठ्यक्रम को बच्चे के आयु समूह व चरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाना चाहिए। ये तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन जो है आपका, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति का विकास जो होता है वो एक स्टेज में गुजरता है, तो आप उसके मेंटल लेवल के स्टेज से अपने करिकुलम को तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा है शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने पर, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 ये बोलता है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक अर्थात मेटाकॉग्निशन स्किल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट के अंदर मेटाकॉग्निटिव स्किल डेवलप में हो जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है जिसको आप अपनाकर चिंतन को बढ़ावा देने वाली चीज़ों को संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ऐसा आप क्या करेंगे कि आपके स्टूडेंट में मेटाकॉग्निशन स्किल डेवलप हो जाए। जो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए उसमें से आप कौन सा चूज करेंगे। ये बोलते हैं कि छात्रों को, उसके पहले आप जान लीजिए कि मेटाकॉग्निटिव होता क्या है। ठीक है, तो जब हम करते हैं बात करते हैं मेटाकॉग्निशन की, तो ये डील करता है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अर्थात आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में सोचना, वो होता है आपका मेटाकॉग्निटिव। ठीक है, तो अब आप वो कैसे अपने स्टूडेंट के अंदर डेवलप करेंगे। तो पहला है कि छात्रों को उनके प्रदर्शन पर खुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देंगे। अर्थात आप, अगर आपका स्टूडेंट आपके क्लासरूम में पार्टिसिपेंट कर रहा है, अच्छी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको अच्छा, गुड, वेरी गुड के बाद उसको 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 100 नंबर, 200 नंबर देंगे। क्या आप ऐसा करेंगे? या आप विद्यार्थियों के सत्रीय कार्य के लिए सारांशित नोट देंगे। अर्थात आप उसका जो है कि जो उसका असाइनमेंट है उसके लिए आप सत्रीय कार्य सारांशित करेंगे, उसको नोट्स देंगे। ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। या फिर आप करेंगे कि उसको गृह कार्य सौंप दें कि लो बेटा तुम ये गृह कार्य है तुम करके आना, और उसको याद रखने और याद करने की आवश्यकता हो तो उसको याद करते रहना। ऐसा आप करेंगे नहीं। जबकि आप करेंगे छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी चीज़ें कैसी चल रही हैं, तुम्हारी लर्निंग कहाँ तक हुई है, ये तुम खुद सोचो, तुम खुद देखो कि तुम्हारी लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या है, ये तुमको कोई नहीं बता सकता। तो जब आप ऐसे अपने स्टूडेंट को प्रोत्साहित करेंगे तो वो सोचेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी लर्निंग किस जोन में जा रही है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ये की वीकनेस क्या है, तो होगी आपकी मेटाकॉग्निशन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, जो आपका है ऑटिज्म से। ठीक है, ऑटिज्म डिसऑर्डर ये क्या होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। ठीक है, तो ये बोलता है कि स्वालीनता वाले सभी लोगों में से कम एक विशेष कौशल होता है, कि उसमें कोई एक स्पेसिफिक स्किल होता है जिसको ऑटिज्म होता है। ये ऐसा होता है, या फिर स्वालीनता केवल वातावरणीय कारणों के कारण होता है। नहीं जी, ये जैविक कारण से होता है। ठीक है, उसके बाद है कि स्वालीनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, अर्थात ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो जन्म के साथ होती है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही। देन उसके बाद आपका है 23 क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि पियाजे और वाइगोत्स्की सिद्धांतों में से एक प्रमुख समानता है। अर्थात जो पियाजे की थ्योरी है और जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है, उन दोनों में समानता क्या है। तो पहला है, ये बोलते हैं कि भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, कि जो भाषा पे विचार दिए हैं, जो विचार पे छोड़ दिए हैं, वो दोनों में चिंतन एक होता है। या फिर
बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। उसके बाद है कि बच्चे की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, कि बच्चा स्वयं कैसे सीखता है और उस पर कैसे इंगेज होता है, उसके जुड़ाव के बारे में बात करते हैं। इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर ओन लर्निंग, कि इस पे बात करते हैं। तो जी इसका ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका, तो संस्कृति को प्याजे नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन सही हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे 24 क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समुकार और बातचीत से बचना नहीं चाहिए, बल्कि उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसको इनक्रेज करना चाहिए। ठीक है, आप उसको इनक्रीज करना चाहिए। इसलिए आपका अभिकथन जो फर्स्ट है वो सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन की। ये बोल रहा है कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल होता है, कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसके द्वारा स्ट्रेटजी है जो बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाने में शामिल होती है। तो क्या वो कंडीशनिंग है लर्निंग, अनुबंधन अधिगम है, या फिर एक्सपोजिटरी व्याख्यात्मक शिक्षण है, या फिर रोट लर्निंग है? जी नहीं, ये क्या है, आपकी रेसिप्रोकल टीचिंग है। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं 26 की। ये बोला है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देती है, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है, अर्थात डिस्करेज किया जाता है, और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है। ठीक, तो ये बात सही है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। जी, भावनाएं जो है वे व्यक्तिपरक होती हैं, लेकिन इनकी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जो नहीं लग गया इसलिए ये गलत हो गया, इसलिए आपका अभिकथन ये सही है, लेकिन आर गलत है। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, 27 ये बोला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे बड़ों से किस प्रकार भिन्न हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं, जबकि बड़े जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बच्चों की तुलना में वयस्क अधिक ज्ञानी होते हैं। ऐसा भी नहीं है, हमने बहुत बड़े को मूर्ख होते देखा है। ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं है। उसके बाद क्या है कि बच्चों की सोच वयस्कों से खुरात्मक रूप से भिन्न होती है। जी, ये आपका जो ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि बच्चों की जो सोच होती है वो बड़ों की सोच से क्वालिटेटिव वे में भिन्न होती है। ठीक है, बच्चों की सोच बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। जी, ये नहीं, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, क्योंकि मात्रा क्वांटिटेटिव में आप थिंकिंग को नहीं माप सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें नहीं हो सकती, और आपका थर्ड जो ऑप्शन है ये सही होगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एनालिटिकल थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर उसको बढ़ावा देगा, कि ये जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा। तो पहला इसमें है भारत में कितने राज्य हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका कंसेप्चुअल बेस है, तो ये तो होगा नहीं।
फिर दूसरा तीसरा है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी आपका कंसेप्चुअल है, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है एनालिटिकल थिंकिंग वाला, तो ये आपका सही होगा। और पहला जो है भारत की राजधानी क्या है, ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। ये जुड़ा है आपके समावेशी कक्षा से। ये बोल रहा है कि समावेशी कक्षाओं कक्षाओं के बारे में कहा है कि समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय सीखता है। जी नहीं, सबकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उस बोला कि समावेशी में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम प्रयास, जी नहीं, सबको साथ में टीचिंग होती है। उसके बाद यह है कि अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदी निर्देशन दिए जाते हैं। जी हाँ, जिसको जैसी समस्या होती है उसके अनुसार उसके नीड और इंटरेस्ट के अनुसार टीचिंग प्रोसेस कराई जाती है। ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा है कि बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नताओं को दूर करने की लक्ष्य रखती है। जी ये भी नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जो आपका लास्ट है। ये बोल रहा है कि अभिकथन शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। जी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। जी हाँ, जब आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे तो वो अलग अलग अपने जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपका ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को प्रमोट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। टेक केयर एवरीवन, कीप लर्निंग गाइस।